फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। अब तक हमने ये पढ़ा था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो होती है उसमें आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से आप अपने प्रोटीन वाला जो पार्ट है जहां पर आपके प्रोटीन की इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है उस स्ट्रैंड का आप कॉपी बनाते हो, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन पहले आता है कि ट्रांसलेशन पहले आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की स्पेलिंग में वर्ड यूज होता है सी, ओके, और ट्रांसलेशन की स्पेलिंग में वर्ड यूज होता है एल। तो अल्फाबेट्स के हिसाब से अगर हम चलें तो एबीसीडी में सी पहले आता है, यानी कि सेंट्रल डॉग्मा में पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, एल क्योंकि बाद में आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको डीएनए का कॉपी बनाया, एमआरएनए मिला। अब एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स हैं, इन कोडॉन्स की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ये ट्रांसलेशन प्रोसेस जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। ये प्रोसेस करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग राइबोसोम्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले करके दिया है ट्रांसलेशन का एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, ऐसा आपके पास एक एमआरएनए होता है, ठीक है, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आपके पास एमआरएनए होता है, एमआरएनए के ऊपर अलग अलग कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स बनते हैं तीन नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाता है, ठीक है। तो एमआरएनए के ऊपर अलग अलग कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हमें पता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा स्टार्ट कोडॉन से। यानी जो फर्स्ट अमीनो एसिड आएगी वो फर्स्ट अमीनो एसिड किसके पास आएगी, एयूजी, स्टार्ट कोडॉन के पास ही फर्स्ट अमीनो एसिड आके जुड़ने वाली है। लेकिन अमीनो एसिड को लाता कौन है, अमीनो एसिड को लेकर आने वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टीआरएनए। हमने अपने पिछले सेशन में देखा था टीआरएनए मॉलिक्यूल को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करना, उनको एक्टिवेट करना और फिर उनको एमआरएनए के पास लाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएनए की होती है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को एमआरएनए तक लेकर आता है। लेकिन एमआरएनए तक वो अमीनो एसिड लाने से पहले जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, ड्यूरिंग इनिशिएशन द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसलेशनल apparatus come together with an mRNA and a tRNA carrying the first amino acid binds to the start codon। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पे कि ट्रांसलेशन के फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, आपको जो जो मॉलिक्यूल्स चाहिए, जैसे आपको टीआरएनए की जरूरत पड़ती है, आपको राइबोसोम्स के अलग अलग सब यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, आपको एमआरएनए की जरूरत पड़ती है, आपको अमीनो एसिड चाहिए होता है, तो आप अपना पूरा अपैरेटस इकट्ठा करते हो। ट्रांसलेशनल अपैरेटस यानी कि सामग्री, प्रोटीन बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, उसको हम इकट्ठा करके एक साथ लेकर आते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में होता क्या है, सबसे पहला आपका जो स्मॉल सब यूनिट है, देखो इधर पे दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, मतलब राइबोसोम एक ही टाइप का होता है पर उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आपके एमआरएनए के साथ आके जुड़ जाता है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ जुड़ता है, फिर वो इस एमआरएनए को स्कैन करता है, मतलब समझो ये स्मॉल सब यूनिट है, ये ऐसे एमआरएनए को स्कैन करेगा, आगे 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 बढ़ेगा और जैसे ही इसको स्टार्ट कोडॉन दिख जाएगा तो ये स्मॉल सब यूनिट उस स्टार्ट कोडॉन के पास जाके चिपक जाता है। तो ये सब स्मॉल सब यूनिट स्टार्ट कोडॉन के पास आके चिपक गया। स्टार्ट कोडॉन कैसे पता चलता है, कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वहां पे, AUG, ये आपका स्टार्ट कोडॉन है। जैसे ही आपका स्मॉल सब यूनिट स्टार्ट कोडॉन के पास आके चिपक जाता है, अब स्मॉल सब यूनिट से सिग्नल मिलता है लार्ज सब यूनिट को, तो यहाँ पर अब लार्ज सब यूनिट भी आके चिपक जाता है। लार्ज सब यूनिट में तीन इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि लार्ज सब यूनिट में तीन इंपॉर्टेंट साइट्स होती है, एक होती है ए साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है ई साइट, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, जो फर्स्ट टीआरएनए होता है, वो शॉर्टकट लेता है, वो डायरेक्ट पी साइट पे आता है। वो डायरेक्ट कौन से साइट पे आता है, पी साइट पे आता है। वो ए पे भी नहीं आता है, वो ई पे भी नहीं आता है, वो पहले पी साइट पे आता है। तो आपका स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए को ढूंढते ढूंढते स्टार्ट कोडॉन के पास चिपक गया। जैसे स्मॉल सब यूनिट स्टार्ट कोडॉन के पास चिपक गया, उसने लार्ज सब यूनिट को सिग्नल भेजा। लार्ज सब यूनिट मैग्नीशियम आयंस की मदद से स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब लार्ज सब यूनिट जैसे ही आपके एमआरएनए के साथ जुड़ गया तो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल फर्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आता है। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि सबसे पहली अमीनो एसिड कौन सी होती है जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द
ट्रांसलेशन प्रोसेस, सबसे पहली अमीनो एसिड होती है मिथियोनिन। दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड होती है जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ आती है, इसीलिए हम इसको एफ मेट भी बोलते हैं। फॉर्माइल मिथियोनिन ये प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। ओके, ऑल राइट। तो आपका टीआरएनए मॉलिक्यूल आपके अमीनो एसिड को लेकर आया और वो पी साइट पे आके अटैच हो गया, तो ये हो गया आपका इनिशिएशन प्रोसेस। अब बारी आती है इलोंगेशन प्रोसेस की। तो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग इलोंगेशन अमीनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द एमआरएनए बाय टीआरएनएस एंड आर एडेड वन बाय वन टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब धीरे धीरे करके एक एक नए नए अमीनो एसिड आते जाएंगे और एक एक अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। जैसे टीआरएनए नया अमीनो एसिड लाएगा, वो अमीनो एसिड पुराने अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेती है और टीआरएनए बाहर चला जाता है। फिर नया टीआरएनए आता है, नया अमीनो एसिड लाता है, अमीनो एसिड पुराने अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेती है, टीआरएनए खाली हो जाता है, वो ई साइड पे चला जाता है और ई से एग्जिट ले लेता है। तो ऐसा साइक्लिक पाथवे चलते रहता है जब तक आपको आपके रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स की चेन नहीं मिल जाती। मतलब हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स अलग अलग अमीनो एसिड से बनती है और अलग अलग अमीनो एसिड्स के चेन से बनती है। तो आपका प्रोटीन कौन सा है, आपको कितने अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये आप पता लगाते हो। तो ऐसे जब लंबा सा आपको अमीनो एसिड्स का चेन मिल जाता है तो सारे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आपका एमआरएनए एंडिंग आ जाता है, जैसे ही आपके एमआरएनए का एंडिंग पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप कोडॉन देखने मिलता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, स्टॉप कोडॉन देखने को मिलता है। तो स्टॉप कोडॉन के पास आते ही, अब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, ये मैंने प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। तो अब स्टॉप कोडॉन के पास कौन आएगा, तो स्टॉप कोडॉन के पास एक स्पेशल फैक्टर आता है जो टीआरएनए जैसा दिखता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। जैसे ही रिलीज फैक्टर एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ आके जुड़ जाता है, अपने राइबोसोम्स को पता चल जाता है कि अब अपना काम खत्म हो गया है, अब प्रोटीन नहीं बनाना है, प्रोटीन जितनी बनानी थी उतनी बन चुकी है। तो लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट का पार्ट अलग हो जाएगा और एमआरएनए भी अलग डिग्रेड हो जाएगा और सिर्फ आपको बचेगा यहाँ पे प्रोटीन, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड। और ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड अब जाती है गोल्जी अपैरेटस के पास। कहाँ जाएगा ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्रोटीन्स राइबोसोम्स में बनते हैं, लेकिन वो प्रोटीन प्यूरिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए गोल्जी अपैरेटस में भेजा जाता है। तो एक बार आपके राइबोसोम से प्रोटीन बन गई तो वहां पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है। तो ये था आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस के 3 स्टेजेस। सबसे पहला इनिशिएशन, जब फर्स्ट टीआरएनए आया, सेकंड था इलोंगेशन, जब दूसरे टीआरएनए आके अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ते हैं, और तीसरा प्रोसेस है टर्मिनेशन। ड्यूरिंग टर्मिनेशन अ स्टॉप कोडॉन इन द एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन रिलीज फैक्टर एंड द ट्रांसलेशन अपैरेटस कम्स अपार्ट रिलीजिंग अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड। तो जैसे ही रिलीज फैक्टर आके आपके राइबोसोम के साथ जुड़ता है, आपके दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट, आपका एमआरएनए, आपकी प्रोटीन सब तितर बितर हो जाते हैं और आपका प्रोटीन चला जाता है गोल्जी अपैरेटस के अंदर और बाकी सब कुछ डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन सिंथेसिस का साइकिल होता है खत्म। तो ये था आपका साइक्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट बुक की थ्योरी के बारे में कि टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट दिया गया है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ उसको टेक्स्ट बुक के साथ रिलेट भी करने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हमको कॉन्सेप्ट समझ गया बस हो गया, लेकिन जब बारी आंसर लिखने की आती है तो बच्चे उधर ही अटक जाते कि अब इसको मैं लिखूं कैसे। कॉन्सेप्ट तो समझ गया लेकिन इसको लिखें कैसे। तो कैसे लिखना है ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया होता है, इसीलिए मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करती हूँ कि आपको टेक्सचुअल थ्योरी भी समझ में आए, क्योंकि थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो आप आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे और फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा है, लेकिन आपको जो बेसिक प्राइमरी टेस्ट देना होता है, एग्जाम्स देने होते हैं, उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपकी नॉलेज का क्या फायदा, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो थ्योरी भी आपको अच्छे से समझनी पड़ती है और उसके लिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट हमको जो दिया गया है। जैसे मैंने आपको साइकिल एक्सप्लेन किया, बस एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में। तो लेट अस हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट स्टेज क्या होता है हमारे ट्रांसलेशन का, इनिशिएशन। इनिशिएशन प्रोसेस में सबसे पहले हमको क्या बताया गया है कि आपको जो अमीनो एसिड्स यूज करनी है वो अमीनो एसिड्स हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं। देखो एक चीज हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी कि आपका ऐसा सेल है, सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है।
डीएनए से आप एमआरएनए बनाते हो और ये पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में आ जाता है राइबोसोम्स के पास, ठीक है। ये आपका एमआरएनए है जो राइबोसोम के पास आ गया है। अब इस एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है। तो ये अमीनो एसिड्स हमेशा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये अमीनो एसिड्स डीएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएक्टिवेट बोलना गलत होगा, इनएक्टिव वे में प्रेजेंट होती है। तो इन अमीनो एसिड्स को यूज करने से पहले इनको एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है और इसको एक्टिव करने के लिए हमको एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, स्पेशल एंजाइम्स एंड एटीपी मॉलिक्यूल। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो उसको एक्टिवेट करती है और एटीपी या जीटीपी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बताया गया है, फर्स्ट प्रोसेस इनिशिएशन में वी नीड टू एक्टिवेट अमीनो एसिड्स। Activation of amino acids is essential, मतलब it is important before translation initiates, for which ATP is essential। तो अगर आपको अमीनो एसिड एक्टिवेट करना है तो आपको ATP की जरूरत पड़ने वाली है। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको क्या बताया गया है, ये आपका स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, ये आपके एमआरएनए के साथ आके बाइंड हो जाता है, दिस इज स्मॉल सब यूनिट। ओके, सो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट 5' एंड। ये एमआरएनए का 5' एंड है, ये एमआरएनए का 3' एंड है और यहाँ पे आपका AUG कोडॉन होता है। ओके, इनिशिएटर कोडॉन AUG इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए व्हिच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी नॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से कोडॉन से स्टार्ट होता है, AUG से। हमेशा याद रखो, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स का फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन होता है, यानी कि AUG से ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ओके, तो AUG is present on the mRNA which initiates, initiate करना यानी कि start करना, the process of translation। Initiator tRNA binds with the initiation codon by its anticodon UAC। देखो अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर आपके mRNA के ऊपर AUG है तो आपके tRNA के पास जो कोडॉन्स होंगे वो कोडॉन इसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब A के साथ U, U के साथ A और G के साथ C। तो अपना ये जो tRNA मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं इधर ऐसे ड्रॉ करके बताऊं, ओके, तो ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये अमीनो एसिड है टीआरएनए के ऊपर और ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन। ये जो जहां पे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस दिखाई दे रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए। तो आपके एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसके साथ टीआरएनए को अगर बाइंडिंग करनी है तो दोनों की बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, इसीलिए कोडॉन बाइंड्स विथ एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए। ओके, It carries activated amino acid methionine in eukaryotes and formyl methionine in prokaryotes। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो tRNA होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो फर्स्ट tRNA अपने साथ हमेशा कौन सी अमीनो एसिड कैरी करेगा, मिथियोनिन, फर्स्ट tRNA। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो फर्स्ट टीआरएनए हमेशा कौन सी अमीनो एसिड कैरी करेगा, फॉर्माइल मिथियोनिन। दोनों में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, आपको फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए आपका फर्स्ट प्रोटीन मिथियोनिन होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखो ये आपका स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आया है। अब ये अमीनो एसिड आपके स्टार्ट कोडॉन के साथ बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे जो AUG है, देखो इधर पे P साइट पे आपका AUG रहता है, तो ये AUG के साथ आपका tRNA अटैच हो जाता है। जैसे ही आपका फर्स्ट tRNA अटैच होता है, आपके लार्ज सब यूनिट को सिग्नल मिल जाता है और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके इधर पे अटैच हो जाता है। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बीच में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैग्नीशियम आयंस, जो दोनों को एक दूसरे से अटैच करने में हेल्प करते हैं। और आपका जो लार्ज सब यूनिट है, इसके अंदर जो 3 साइट्स होती हैं, A साइट, P साइट एंड E साइट, तो जो आपका ये देखो इधर लिखती हूँ A, P एंड E, तो जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है वो हमेशा कौन से साइट पे अटैच्ड होता है, P साइट पे। सिर्फ फर्स्ट अमीनो एसिड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अमीनो एसिड डायरेक्टली P साइट पे आता है और उसके बाद जितने भी अमीनो एसिड्स आते हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले A के पास आएंगे, A से P के पास और फिर P से E से बाहर होते हुए। ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया सेकेंड स्टेप में। एक बार आपका फर्स्ट tRNA अटैच हो गया आपके स्टार्ट कोडॉन के साथ, सो नाउ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जॉइंस। तो एक बार आपका tRNA अटैच हो गया आपके mRNA के साथ, तो अब लार्ज सब यूनिट आएगा एंड इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस। Initiator charged tRNA with activated amino acid methionine occupies the P site of ribosome and A site is vacant। याद रखो, ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनिशिएटर tRNA होता है वो कहाँ आता है, A साइट, P साइट या E साइट में। तो हमेशा याद रखो इनिशिएटर वर्ड बोला है, इनिशिएटर यानी कि फर्स्ट tRNA, तो फर्स्ट tRNA हमेशा P साइट पे आके अटैच होता है और फिर इसके बाद जितने भी tRNA आएंगे वो पहले A साइट के पास आएंगे, A से P के पास जाएंगे और फिर P से E के पास जाएंगे।
तो बाकी के सारे ए के पास आएंगे, लेकिन जो पहला टीआरएनए होता है वो हमेशा पहले पी के पास आता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेज की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड प्रोसेस के साथ। तो पहले हमने देखा इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपका इनिशिएटर टीआरएनए एमआरएनए के साथ आकर जुड़ जाता है। अब बारी आती है लंबा चेन बनाने की, यानी एक एक करके अमीनो एसिड्स आते जाएंगे और आपको आपकी लंबी प्रोटीन की चेन मिलती जाएगी। So now the second process is elongation of polypeptide chain. During this process, activated amino acids are added one by one to first amino acid. मतलब जो पहला अमीनो एसिड आया था उसका टीआरएनए तो कब का बाहर चला गया, ये टीआरएनए बाहर चला गया, लेकिन पहले ही बाहर नहीं जाता है। पहले सेकंड टीआरएनए आता है ए साइट के पास। ओके, ये सेकंड टीआरएनए आता है, ये अपने साथ एक सेकंड अमीनो एसिड लेकर आता है। ओके, जब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाता है तो अब ये वाला टीआरएनए गायब हो जाता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, अब ये टीआरएनए गायब हो जाता है। फिर ये वाला टीआरएनए, समझो ये ई साइट है, एक मिनट, हाँ ये पी साइट है और ये ए साइट है, ठीक है। तो अब ये वाला टीआरएनए इधर आ जाएगा, अमीनो एसिड इधर ही रहेगी, लेकिन ये वाला टीआरएनए इधर आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ का टीआरएनए खाली हो जाएगा, तो अब इधर पे एक नया टीआरएनए आएगा, बाहर से एक नया टीआरएनए आएगा। ये नया टीआरएनए अपने साथ अब तीसरा अमीनो एसिड लेकर आएगा। अब इन तीनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये टीआरएनए इधर चला जाएगा, ये टीआरएनए इधर आ जाएगा। फिर चौथा टीआरएनए आएगा, तो चौथा टीआरएनए अपने साथ चौथा अमीनो एसिड लेकर आएगा। तो अब इधर वाला टीआरएनए बाहर, इधर का इधर, इधर का इधर, मतलब आगे आगे शिफ्टिंग होते जाती है। जैसे जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो समझो एक सीट पे 4 पैसेंजर बैठे हैं, अगर स्टॉप नंबर 1 पे एक पैसेंजर उठ गया तो एक जगह खाली हो जाती है, तो जो इंसान खड़ा रहता है अब वो बैठ जाता है। फिर सेकंड स्टॉप पे और एक पैसेंजर उतर गया, तो अब जो दूसरा इंसान खड़ा था अब वो बैठ जाएगा। तो मतलब एक एक पैसेंजर उतरते जाता है और एक एक पैसेंजर ऐड होते जाते हैं। तो यानी कि आपका तीनों का तीनों जो साइड्स है वो हमेशा भरा रहता है, जब तक आपका एमआरएनए खत्म नहीं हो जाता तब तक, या जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता तब तक। तो यही चीज हमको इधर पे बताई गई है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अलग अलग एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स आते जाते हैं और मिथियोनाइन के साथ जुड़ते जाते हैं। अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल। ये हमने पीछे ही देखा कि हर एक अमीनो एसिड इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमको एटीपी की जरूरत पड़ती है। दिस अमीनो एसिड बाइंड्स विद अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए। हमारा जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, मैंने जब आपको टीआरएनए के बारे में पढ़ाया था अडेप्टर मॉलिक्यूल, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका अमीनो एसिड ज्वाइन होता है। सो अमीनो एसिड बाइंड्स विद टीआरएनए एट द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। मतलब टीआरएनए और अमीनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमको क्या बताया गया है, एडिशन ऑफ अमीनो एसिड अकर्स इन 3 स्टेप्स। अमीनो एसिड 3 अलग अलग स्टेप्स में ऐड होते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा बताया गया है? कोडॉन रिकॉग्निशन। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये एन नहीं आएगा, प्लीज ये एन कैंसिल कर दो। कोडॉन रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? आपका ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर अलग अलग कोडॉन्स होते हैं, तो अलग अलग कोडॉन के हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड चुनी जाती है। मतलब एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, तो इसको बोलते हैं कोडॉन रिकॉग्निशन। अमीनो असाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट ए साइट। एंटीकोडॉन बाइंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? पहले स्टेप में क्या होता है, आपका जब टीआरएनए मॉलिक्यूल आपके एमआरएनए के पास आता है तो आपके टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन है वो एमआरएनए कोडॉन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब समझो ये अपना टीआरएनए का एंटीकोडॉन है, रुको इधर ड्रॉ करती हूँ, इधर पे ये अपना टीआरएनए का एंटीकोडॉन है, यहाँ पे समझो यूएसी ऐसे नाइट्रोजन बेसेस है, और ये एमआरएनए का कोडॉन वाला रीजन है, और इधर पे है AUG। तो इनके बीच में आपको बॉन्ड्स दिखाई देंगे, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमको यही बताया गया है कि आपका जो टीआरएनए है, अमीनो एसाइल टीआरएनए, यानी कि ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड है, प्लीज इसको याद रखो। अमीनो असाइल टीआरएनए यानी एम्प्टी टीआरएनए नहीं आता है, खाली टीआरएनए नहीं आता है, ऐसा टीआरएनए जो अपने साथ अमीनो एसिड लेकर आया है। तो अमीनो असाइल टीआरएनए राइबोसोम के पास आएगा, ए साइट में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? देखो ए साइट में एंटर करता है। ओके, ए साइट में एंटर करता है और आपके एमआरएनए के कोडॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के वो उसके साथ जुड़ जाता है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? amino acid on the first initiator tRNA at P site and amino acid on the tRNA at A site joined by peptide bond। तो आपके P साइट पे देखो, ये P साइट है, ये A साइट है, ये E साइट है, ये वाला
ई साइट है, ये पी है और ये ए है। तो आपके पी वाले साइड पे जो अमीनो एसिड पहले से था, अब उस अमीनो एसिड और न्यू अमीनो एसिड के बीच में आपको पेप्टाइड लिंक बनता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। एंड हियर एंजाइम राइबोजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम यूज होती है जिसका नाम है राइबोजाइम, जो ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। एट दिस टाइम फर्स्ट टीआरएनए एट पी साइट इज किक्ड ऑफ, और एक बार आपके दो अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड बन गया तो अब ये वाला जो पी साइट पे टीआरएनए था, जो फर्स्ट टीआरएनए पी साइट पे अपना कब्जा जमा के बैठा था, अब वो टीआरएनए किक हो जाता है और ई साइट पे आ जाता है, और ए वाले साइट का अमीनो एसिड पी वाले साइट पे आ जाता है, मतलब टीआरएनए, और अब ए साइट खाली हो जाती है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में इलोंगेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन वाले प्रोसेस में अब आपका जो नया टीआरएनए है वो ए साइट पे आएगा। तो मतलब ये चेन चलती रहती है, ए साइट पे टीआरएनए आया, अमीनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बना, तो वो टीआरएनए पी साइट पे चला गया, पी से ई साइट पे, तब तक नया टीआरएनए आ गया। तो नया टीआरएनए आते जाता है और पुराना टीआरएनए बाहर निकलते जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी आपका टीआरएनए अलग अलग साइड्स में शिफ्ट होते जाता है। जैसे ट्रेन का पैसेंजर्स एक जाता है तो दूसरा आता है, ठीक उसी तरीके से एक टीआरएनए जाएगा तो दूसरा टीआरएनए आएगा, अपना पोजीशन चेंज करते हैं ये, इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। So the tRNA at A site carrying a dipeptide at A site moves to the P site. तो जो tRNA पहले A साइट पे था वो P साइट पे आ गया, and this process is called as translocation. In translocation, both the subunits of ribosome move along in relation to tRNA and mRNA. मतलब क्या बोला जा रहा है कि आपका mRNA इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके राइबोसोम्स आगे आगे खसकते जाएंगे और आपका tRNA पीछे पीछे चलेगा। मतलब राइबोसोम आगे जा रहा है और tRNA पीछे रह जा रहा है, राइबोसोम आगे आगे जा रहा है और tRNA पीछे पीछे रह जा रहा है। तभी तो आपको एक प्रोटीन चेन देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पूरा राइबोसोम पूरा mRNA स्कैन कर रहा है। पहले आपका राइबोसोम यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर जाके ये एंडिंग तक पहुंचेगा। तो हमको पूरा mRNA स्कैन करना है, इसीलिए राइबोसोम अपना थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन आगे आगे खसकाते जाते हैं। ओके, ऑलराइट, इसका आप एनिमेटेड वीडियोस देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। हेंस tRNA carrying dipeptide now gets positioned at P site of ribosome, मेकिंग ए साइट वेकेंट। तो हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि आपका जो tRNA था जिसका अमीनो एसिड का पेप्टाइड लिंक बन गया था, अब वो P साइट पे आ गया और ए साइट खाली हो गया। एट दिस साइड द नेक्स्ट चार्ज tRNA मॉलिक्यूल कैरिंग अमीनो एसिड विल बी रिसीव्ड। तो अब यहाँ पे एक नया अमीनो एसिड आएगा, नया tRNA आएगा, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट अनचार्ज tRNA इज डिस्चार्ज फ्रॉम ई साइट। तो जैसे ही नया tRNA आया, पुराने tRNA की कोई कीमत नहीं है क्योंकि उसके पास अब अमीनो एसिड नहीं है। देखो, राइबोसोम सिर्फ उसी tRNA को रिस्पेक्ट देता है जिसके पास अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड नहीं है तो वो उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ओके, ऑल राइट, सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एज अमीनो एसिड्स आर एडेड टू पॉलीपेप्टाइड। जितना अमीनो एसिड आपको इकट्ठा करना है, आप उतने अमीनो एसिड्स ऐड करते जाओगे, उतने tRNAs आते जाएंगे, एंड इट टेक्स लेस देन 0.1 सेकेंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए 0.1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंसेस। ओके, तो एक अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए यू टेक लेस देन 0.1 सेकेंड। थर्ड चार्ज tRNA विद इट्स अमीनो एसिड अराइव्स एट ए साइट। अब देखो वही बोला गया है कि तीसरा tRNA आया राइबोसोम के अंदर, एंटीकोडॉन एंड कोडॉन बाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मतलब आपके अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनते जा रहा है। सेकेंड tRNA ई साइट पे चला गया और ई साइट से वो बाहर चला गया, तो नया tRNA आता है। ये देखो, ये आपका राइबोसोम है, ये आपका ए साइट है, ये आपका पी साइट है और ये आपका ई साइट है। इधर पे अगर कोई tRNA आया है तो वो tRNA इधर शिफ्ट हो जाएगा और अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे जो पहले से दो अमीनो एसिड्स हैं, इनके बीच में अब तीसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बन जाएगा। जैसे तीसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बन गया, अब इस अमीनो एसिड के tRNA की जरूरत नहीं है, तो ये अमीनो एसिड tRNA को धक्का दे देती है, तो ये tRNA अब इधर चला जाता है, तो ए वाला साइड खाली हो जाता है और पी वाला साइड भी खाली हो जाता है। तो अब इधर पे वापस नया अमीनो एसिड आता है, नया tRNA आता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है जब तक आपका mRNA का एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। Okay, so the events like arrival of tRNA amino acid complex, formation of peptide bond,
राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रीवियस टीआरएनए आर रिपीटेड। नया टीआरएनए आना, अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाना और टीआरएनए को बाहर निकाल देना, ये प्रोसेस चलते रहता है। एज राइबोसोम मूव ओवर द एमआरएनए, जैसे जैसे राइबोसोम एमआरएनए के आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हुए दिखते जाएंगे। ऑल द कोडॉन्स ऑन द एमआरएनए आर एक्सपोज्ड वन बाय वन फॉर ट्रांसलेशन। तो आपके एमआरएनए के ऊपर जितने भी कोडॉन्स हैं, सारे कोडॉन्स के अकॉर्डिंग एक एक अमीनो एसिड आते जाती है, और एंडिंग में जब स्टॉप कोडॉन आता है तब क्या होता है, चलो वो देखते हैं। यानी अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड स्टेज के तरफ, जो है ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे थर्ड प्रोसेस हमारे ट्रांसलेशन का, दैट इज टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो टर्मिनेशन में हमने क्या देखा था, आपका एमआरएनए का अब एंडिंग पॉइंट आ चुका है, यानी कि स्टॉप कोडॉन आ चुका है। तो एट द एंड ऑफ एमआरएनए देयर इज अ स्टॉप कोडॉन। ये तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन हो सकता है। इट इज एक्सपोज्ड एट द ए साइट। जैसे ही आपका राइबोसोम स्टॉप कोडॉन के पास पहुंचता है, अब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज योर रिलीज फैक्टर, जो दिखने में टीआरएनए जैसा होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोकना। ओके, यानी कि एमआरएनए और राइबोसोम्स को एक दूसरे से अलग कर देना, रिलीज कर देना, इसीलिए हम इसको रिलीज फैक्टर बोलते हैं। इट इज नॉट रेड एंड ज्वाइंट बाय एंटीकोडॉन ऑफ एनी टीआरएनए। आपका स्टॉप कोडॉन जो है उसको कोई टीआरएनए रीड नहीं करता है, बेचारा स्टॉप कोडॉन, उसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है, कोई टीआरएनए नहीं है। द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। तो इसीलिए टीआरएनए की जगह आपके स्टॉप कोडॉन के पास आके कौन बाइंड करता है, रिलीज फैक्टर। एंड देयर बाय टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्त, खत्म करना, टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यहीं पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है स्टॉप। द पॉलीपेप्टाइड इज नाउ रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। और आपको जो आपकी प्रोटीन चेन मिलती है वो आपके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती है। आपका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का अलग हो जाता है। आपका एमआरएनए भी डिग्रेड हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसी तरीके से आपको अब ये जो प्रोटीन बची है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आप भेजते हो गोल्जी अपैरेटस में, ताकि इसको मॉडिफाई किया जा सके और ये चेक किया जा सके कि इस प्रोटीन में कोई खराबी तो नहीं है। ओके, और आगे देखो क्या बताया गया है, 2 subunits of ribosome, वही सेम चीज एक्सप्लेन की गई है। सो नाउ 2 subunits of ribosome they dissociate, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एंड लास्ट टीआरएनए इज सेट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। mRNA also has some additional sequences that are not translated and they are referred to as untranslated regions। बहुत बार क्या होता है, आपका ये जो mRNA है, समझो आपका स्टार्ट कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और स्टॉप कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके स्टार्टिंग के कुछ कोडॉन्स होते हैं जो कभी अपना राइबोसोम रीड ही नहीं करता है, क्योंकि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से बनना स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, एक मिनट, हाँ, आपका प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कोडॉन में स्टार्ट होता है और स्टॉप कोडॉन के पास स्टॉप हो जाता है। लेकिन इसके आगे जो एक्स्ट्रा कोडॉन्स हैं और इसके पीछे जो एक्स्ट्रा कोडॉन्स हैं, उनका क्या, इनका कभी ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। और इन रीजन्स को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। इन रीजन को हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। द अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR इसका शॉर्ट फॉर्म है। The untranslated regions are present at both the ends, 5' end before the start codon and 3' end after the start codon. They are required for efficient translation process. तो हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए इसके पहले कुछ कोडॉन्स रखे जाते हैं, और स्टॉप कोडॉन भी आसानी से पहचान में आए, इसीलिए इसके एंडिंग में कुछ कोडॉन्स रखे जाते हैं। तो इसके वजह से आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस एकदम एफिशिएंटली सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट। और लास्ट में हमको क्या बताया गया है, फाइनली mRNA इज ऑल्सो रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। इट गेट्स डीनेचर्ड, डीनेचर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना बाय न्यूक्लियस एंजाइम्स इमीडिएटली। यहाँ पर इमीडिएटली की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको प्लीज ई लिख दो। एंड हेंस mRNA इज शॉर्ट लिव्ड। तो mRNA एकदम टेम्पररी पीरियड के लिए ही काम करता है। जब तक प्रोटीन बन रही है तब तक mRNA की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रोटीन बन जाती है हम mRNA को डीनेचर कर देते हैं, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि कोई दूसरा वायरल ऑर्गेनिज्म उस mRNA को यूज करके कोई दूसरी प्रोटीन ना बनाना स्टार्ट कर दे। तो दिस वाज अबाउट दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना।
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अभी भी टाइम है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो सकता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। हमारे जो चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम ग्रुप का भी लोगो है। 4.7 से ज्यादा 4.7K से ज्यादा मेंबर्स है टेलीग्राम ग्रुप के, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड के साथ प्लीज ये चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाकर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी, बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और हमारा टारगेट फॉलो करते रहो। जो डेली टारगेट की वीडियोस हम डालते हैं वो आपके लिए ही डालते हैं, तो उसको फॉलो करो और अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।